नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। क्या परमाणु युद्ध का खतरा पहले की तुलना में आज की तारीख में सबसे ज्यादा है दुनिया के सामने। और इसकी ठोस वजह यह है कि दो महाशक्तियों के बीच जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी वह खत्म हो गई है और इसे दोबारा से साइन करने के लिए ना अमेरिका अभी तक आगे आया है और ना रूस। इसे लेकर गंभीर चिंता है और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे ईरान और ईरान पर मंडराते युद्ध के खतरे के बारे में, क्योंकि लगातार ट्रंप धमकी दे रहे हैं। और इन दोनों मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस। प्रबीर, आपका स्वागत है। तो प्रबीर, इस समय दुनिया में बहुत गंभीर खतरा है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच जो परमाणु संधि थी जिसपे ट्रंप महोदय ने साइन करने से मना कर दिया, और उसके बाद से जिस तरह की तस्वीरें हैं, आशंकाएं हैं, और खास तौर से यूएन के मुखिया ने सीधे सीधे कहा कि ग्रेव कंसर्न है, बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के सामने। तो प्रबीर, जिस तरह की तस्वीर है और जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र के मुखिया ने भी चेतावनी दी है कि ग्रेव कंसर्न है, खतरनाक स्थिति पर दुनिया पहुंच गई है। इस स्थिति पर पहुंचने में ट्रंप का जो योगदान रहा है वह भी हम देख रहे हैं। साइन करने से मना किया उन्होंने। आगे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये एक हम दुनिया को और अपने पाठकों को, दर्शकों को दिखाने के लिए कि परमाणु का खतरा कितना तगड़ा है इस समय। जो यूएन चीफ वॉन्स ग्रेव मूवमेंट फॉर यूएस रशिया न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी एक्सपायर्स। देखिए, खतरा देश दुनिया के लिए क्या है, क्योंकि अगर दोनों न्यूक्लियर वेपन जिनके पास है उनके बीच में जंग कभी होता है तो अगर थोड़े भी आर्सेनल इनके पास जो है उसका इस्तेमाल होता, दुनिया ख़त्म होने की संभावना बहुत आगे आ जाता है। बहुत पुरानी बात है। इसके लिए न्यूक्लियर विंटर वगैरह चीज़ें लोगों ने कहा था, उसकी मॉडलिंग हुई थी कि कितने बॉम्ब विस्फोट से दुनिया का आबोहवा ऐसे बदलेगा कि हमारा क्या कि सभ्यता, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अस्तित्व क्या, सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसके बाद जंगल, आइंस्टाइन ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या वेपन्स इस्तेमाल होगा ये मुझे मालूम नहीं है, फोर्थ वर्ल्ड वॉर में क्या वेपन्स इस्तेमाल होता है ये मुझे मालूम है। इस्तेमाल सिर्फ होगा तीर कमान और पत्थर, ठीक है ना, मतलब सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियर वॉर में बहुत ज़्यादा वेपन्स की इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी ने कैलकुलेट किया करीब 100 वेपन्स इस्तेमाल होता है तभी हमारा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो इतना वेपन्स तो इंडिया पाकिस्तान के पास भी है, मत भूलिएगा। तो पहली बात देखते हैं कि ये क्यों आया था और कैसे इसकी क्या कहेंगे अवधि बढ़ी और क्यों ये खत्म हो रहा है जी। अब देखें कितने न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात कर रहे थे। तकरीबन 12,009 देशों में अनाउंस्ड है और इंडिया पाकिस्तान का एस्टिमेट्स है यहाँ पर। कितना सही है कितना गलत है, 170 हाँ कितना है वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि घोषित नहीं है। इसराइल के 90 भी घोषित नहीं है, और जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स इनका घोषित है। चाइना और नॉर्थ कोरिया भी घोषित नहीं है कितने वेपन्स इनके पास है, ये एस्टिमेट है। तो साफ हो जाना चाहिए। 83% अमेरिका और रूस के पास है। करीब करीब यही दोनों का निर्धार है न्यूक्लियर वेपन्स का क्या इस्तेमाल होगा, क्या भविष्य होगा, भविष्य क्या होगा, आपने जो कहा तो इन्हीं देशों में है। और अगर और आगे देखें वही तस्वीर है, थोड़ा कलरफुल है ताकि दूर से दिखाई दे कि दरअसल किस तरह से स्प्रेड है न्यूक्लियर वेपन्स इन लोगों के पास हैं। और उसमें भी दिखाता है कौन किसके ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इसमें कुछ न्यूक्लियर वेपन्स रिटायर्ड भी है, पर वो भी गिना जाता है स्टॉक में है, क्योंकि उसको पूरी तरह से डिस्मेंटल नहीं किया। तो अभी पुतिन और ट्रंप के बीच में अब जो बातचीत की बात भी हो रही नहीं, हमें नहीं मालूम। पर ट्रंप साहब बहुत पहले से ही कहा कि हम न्यूक्लियर ट्रीटी को ख़त्म करने जा रहे हैं। अनइक्वल ट्रीटी रहा और कहा कि इसमें चीन नहीं है। तो ये एक बात है, पर चीन को लाने के लिए अगर मेहनत करना चाहते थे तो चीन तैयार हो जाता।
इंडिया पाकिस्तान को भी लाना पड़ेगा अगर इस तरह से एक्सटेंशन की बात होती है। इजराइल को लाना पड़ेगा जो अमेरिका लाना नहीं चाहता। तो ये सब तो सवाल है, पर दो मुख्य देश, इन दोनों के बीच में अगर न्यूक्लियर ट्रीटी ना हो तो जंग का संभावना काफ़ी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक देश दूसरे के ऊपर अगर फर्स्ट स्ट्राइक करता है तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। इनके दोनों के पास इतने हथियार है जी। तो इसीलिए न्यूक्लियर ट्रीटी का भारसाम्य, इक्विलिब्रियम अगर देखें तो इन दोनों देशों के हाथ में है। और ट्रम्प साहब कहा कि अनइक्वल ट्रीटी है, चीन नहीं है। तो ठीक है, चीन को लाओ, बात लेकिन करो। इसके लिए ट्रीटी खत्म कर देना और एक कमिटमेंट, भाई वैसे भी सारे कमिटमेंट से अमेरिका बाहर आ रहा है, और इसमें यह कमिटमेंट जिससे कम से कम परमाणु युद्ध से थोड़ी सी सुरक्षा आपको मिलती है कि भाई आप एग्री कर चुके हैं। थोड़ी सी सुरक्षा के साथ साथ इसमें बड़े एग्रेसिव इंस्पेक्शन की प्रोग्राम है। एक दूसरे देश का हथियार कहाँ है, क्या है, घोषित है पूरी तरह से या नहीं, उसको छानबीन करने के लिए इंस्पेक्शन की क्षमता दोनों देशों के है। तो इंस्पेक्शन पहले बंद किया था, अब जो है ट्रीटी से वॉकआउट करेंगे ट्रम्प साहब। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो एक वक्त पे हमारा एक न्यूक्लियर क्लॉक है, दुनिया कब ख़त्म होगा नहीं होगा, एक संस्था है उसको चलाती है, वो कह रहे हैं 85 सेकेंड 85 सेकेंड्स क्लॉक को विनाश के इतना घड़ी पास पहुंच गया है। तो ये 85 सेकेंड मिडनाइट मतलब खत्म। तो इसीलिए वो 5 से 85 सेकेंड में आ गए, 85 सेकेंड्स, फ्रॉम 5 मिनट्स 85 सेकेंड्स। तो वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा हमारा सिविलाइजेशन को ही खत्म करेगा, एक दूसरे देशों के सिर्फ देश का मामला नहीं है यहाँ पर। प्रवीर, अब हम चलते हैं ईरान की तरफ। जो तस्वीर दिखाई दे रही है और जिस तरह से ट्रम्प लगातार धमकी दे रहे हैं, अब तो उन्होंने बहुत घोषित तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी, अगर हमारे नेगोशिएशन की जो शर्तें हैं ईरान नहीं मानता है, तो बहुत कड़े कदम उठाने के लिए ट्रम्प तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने चारों तरफ से अपने हथियारों का, विमानों का जखीरा पहुंचा दिया है, उससे भी एक आशंका बढ़ रही है कि किसी समय भी कुछ हो सकता है। उधर वार्ता जो हुई है दोनों देशों के बीच, उससे भी कुछ निकला नहीं है अभी। आपने जो कहा जनवरी 29 तक की तस्वीर है, इसके आगे भी उनकी मोबिलाइजेशन अमेरिका की काफ़ी रहा है। कहाँ क्या है अलग बात है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी यहाँ पर अगर देखें जी, तो ये है हॉर्मुज़ की खाड़ी जिसे कहते हैं। यहाँ पर तेल के हिसाब अगर देखें तो ईरान है, कुवैत है, कतर है, सऊदी है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये इतने सारे देश यहाँ हैं जिसका तेल आपका हॉर्मुज़ की खाड़ी जो यहाँ है उससे निकलता है जी। तो इनका अमेरिका को जो प्लान है कि उनकी जो डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर सब है वहाँ है। अगर देखें ये है अरेबियन सी, जहाँ पर उन्होंने हवाई जहाज से लेकर जो कहते हैं जंगी जहाज, बहुत सारे बेड़े तैयार किए हैं, खड़े किए हैं। यहाँ मेडिटेरेनियन, यहाँ से भी उनकी हवाई जहाजें वगैरह आ सकती है, और इनकी बेसिस बहुत जगहों पे है इस इलाके में। ईरान के पास क्या है कि हॉर्मुज़ को खाड़ी जो है उसको बंद करने की ताकत है। ये जो है इसीलिए अहमियत रखती है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना, ये खाड़ी जो है स्ट्रेट्स, उसको बंद करने की ताकत ईरान के पास है, क्योंकि ईरान के पास रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, इनके पास छोटे मोटे नाव है जो कि मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्पेडोज है। तो यहाँ पर कहीं जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, अगर वो जाते हैं उसको बंद करने की क्षमता है। इसका मतलब यूएई, कुवैत, कतर, फलाना धमाका जितने देश हैं
उनके सब के तेल यहाँ से आना बंद हो जाए। तो ये खाड़ी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20% के करीब दुनिया का तेल, और एशिया के देशों का तो तकरीबन 80% तेल इधर ही से क्रॉस करता है। और नेचुरल गैस भी, दो वो भी जाते हैं, टैंकरों से ही जाते हैं। LNG जिसे कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दोनों की करीब 1/4 हिस्सा दुनिया का, 1/5वां हिस्सा दुनिया का यहीं से निकलती है। और आपने जो कहा एशिया, ख़ास तौर से इंडिया, चाइना, ये सबसे बड़े इस तेल के खरीदार हैं। तो अगर ये बंद हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम रूस से भी खरीदते हैं, उसके भी ऊपर भी प्रेशर है कि रूस से आप ना खरीदें, पर यहाँ से हमारा जो स्टेबल एक तेल आने की संभावना था, ये भी ख़त्म हो सकता है अगर यहाँ पर जंग हुआ और ये खाड़ी बंद होगी। इसीलिए ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार यही है, और इसीलिए दुनिया के लिए ये चाहिए कि इस वक्त इस पे बीच बिचाव करे, जो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब का डंडा सब पर जिस तरह से चल रहा है, लगता है चीन के अलावा उनको ट्रेड के हिसाब से आर्थिक फ्लोज जो होते हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्लोज जो होते हैं, उनके वजह से अमेरिका के लोग के खिलाफ लोग कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि अभी भी अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार सिर्फ ये नहीं है, मिसाइल्स और बॉम्ब्स नहीं है, उनके पास डॉलर भी है जिसका कंट्रोल वो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो खतरा दुनिया के लिए है, उसमें जिस तरह से लोगों को खड़ा होना चाहिए था, देशों को खड़ा होना चाहिए था, कोई मुसलमान सर नहीं डालना चाहते। मुसल में कोई सर नहीं डालना चाह रहा, उनको सबको डर है कि वे भी निशाने पे आ जाएंगे। लेकिन शायद ईरान पर अभी तक हमला करने से इसलिए भी रुके हैं क्योंकि तमाम देशों का जो तेल और बाकी चीज़ें हैं वो भी संकट में पड़ सकती हैं, शायद ये वजह। हालांकि ट्रम्प के बारे में जैसा आप कहते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। देखिए, ट्रम्प को लगता है कि सभी मेरे से घबराएंगे तो कुछ होगा नहीं, मैं एक तरफा चला सकता हूँ, वो नहीं चला सकते, ये तो लगता है उनका एक समझ है। वेनेजुएला उनको लगा कि वो सफल हो गए इससे, तो इसीलिए ईरान पे इस तरह का प्रेशर डाल रहे थे कि ईरान में वही करेंगे जो वेनेजुएला के साथ किया था। पर हमने पहले बार जो थोड़े दिन पहले जो चर्चा किया था कि ईरान की जनता अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल को दुश्मन समझते हैं। जानते हैं कि ईरान सबसे बड़ा मुल्क है इस इलाके में, तो ईरान अगर रहेगा जब तक, तब तक इजराइल का दादागिरी इस इलाके में पूरी तरह से नहीं चलेगा। तो ईरान को खुद ख़त्म नहीं कर सकता, वो जंग से साबित हो गया। ईरान का मिसाइल पावर जो है उससे इजराइल को नुकसान पहुंचा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका इसको ख़त्म करे, जो हम नहीं कर सकते। इरादा ही है, और अमेरिका का पीछे जो उकसाने वाले हैं वो इजराइल है। तो वो कितने दूर तक सफल होंगे या नहीं, मैंने जो कहा, एक इंसान को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बातचीत से लग रहा है कि दो चीज़ पे अटका हुआ है। ईरान ने कहा हम जो रिफाइंड कितना % तक रिफाइन करेंगे उस पर रुकावट वो डालना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं कि हम ये नहीं करेंगे, परमाणु रिफाइन उस लेवल पे नहीं करेंगे, इनरिचमेंट उस लेवल पे नहीं करेंगे, पर तब आपको सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। आप सैंक्शंस भी रखेंगे और कहेंगे हम इनरिच नहीं कर सकते, तब हम नहीं मानेंगे। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जो ट्रम्प ने कहा है कि आप मिसाइल नहीं कर सकते हैं, तो वो ईरान नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ उनके पास हथियार मिसाइल है। नॉन नेगोशिएबल, ये दो नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं जिस पर अभी तक कोई बीच बिचाव करने वाला है नहीं। और ट्रम्प लगता है उनको समझ ये है कि डंडा से सब कुछ हो सकता है, और वो डंडा घुमाने के लिए हमेशा तैयार है। आप देखिए रहे हैं कि हमारे साथ भी जंग तो नहीं, पर आर्थिक डंडा घुमाने के लिए तो हमेशा तैयार ही है। तो इसीलिए ये राजनीति कब तक चलेगी, दुनिया क्या करेगा, कौन देश खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, ये हमारे सामने सवाल है। सिर्फ ईरान के लिए, ईरान को नहीं, ईरान का सामने ये चैलेंज नहीं है, ये चुनौती पूरे दुनिया भारत सहित सभी के पास है।
जी पूरे दुनिया के दूसरे सामने है। मुल्कों के सामने जी। भी है कि ट्रंप क्या दुनिया को सचमुच नचा सकता है, कठपुतली बना सकता है, या दूसरे मुल्क भी खड़े होने के लिए तैयार है, कितना दूर तक तैयार है। इस पे बड़े मुल्क जो है, रूस है, चाइना है, इंडिया है, ये 3 मुल्कों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो एक एक करके ट्रंप उनको दबा सकता है। वो भी लेसन हमारी कॉलोनियल दुनिया की है ना, जी। इसी तरह तो हम गुलाम बने थे भारतवर्ष में खास। चलिए देखते हैं कि ईरान पर क्या होता है, और साथ ही साथ जो हमारी पहली चिंता है कि जो परमाणु संधि नहीं है उस पर क्या ट्रंप को झुकाया जा सकता है और दुनिया को बचाया जा सकता है। इस पर बने रहिएगा हमारे साथ, हम बनाए रखेंगे तमाम सुलगते हुए सवालों पर अपनी निगाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।